Assalamu alaikum dear students, welcome to Knowledge of Biology. I am your instructor Sayyeda Maria. So आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी यूनिट 15 विच इज़ द होम्योस्टेसिस और इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, जिसमें हम बेसिकली 4 इन्वर्टिब्रेट का आज के लेक्चर में जिक्र करेंगे विच इज़ द हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्रीशन इन हाइड्रा. सो हाइड्रा बेसिकली बिलोंग करता है फाइलम निरेरिया से, जिसको हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, और ये बेसिकली एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो तमाम एनिमल होते हैं जिसमें बेसिकली 2 जर्म्स लेयर होती हैं विच आर द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. और चूंकि बहुत ही सिंपल एनिमल है, फ्रेश वाटर में रहता है और ये सेसाइल होता है और इसमें कोई भी एज सच स्पेशलाइज जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता. सो ये बेसिकली क्या करता है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को विच आर जनरली अमोनिया, इनको डिफ्यूज करता है इनटू दी आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग. और आइसोऑस्मोटिक का मतलब क्या होगा, दैट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया. सो प्लेनेरिया को हम फ्लैटफॉर्म्स भी कहते हैं, जो कि बेसिकली बिलोंग करते हैं जी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से, जो कि फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है. अब जब भी हम किसी भी एनिमल की एक्सक्रीशन लिखेंगे तो उसके साथ में हम उसका फाइलम जरूर मेंशन करेंगे. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है जी. और अब देखते हैं जी कि प्लेनेरिया में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. सो सिंपली प्लेनेरिया में ट्यूब लाइक जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं. प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और नेफ्रीडियम जो है बेसिकली ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं. सो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ प्रोटोनेफ्रीडियम इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स. यानी हम कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स का, जिनकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी विच इज टू द एक्सटीरियर, और इंटरनली इनकी कोई ओपनिंग नहीं होगी और ये क्लोज ट्यूब्यूल्स होंगी. एंड दीज ट्यूब्यूल्स एक्चुअली स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होंगी, इनकी डिफरेंट ब्रांचेज होंगी और हर ब्रांच जो है उसके एंड पे एक कैप लाइक जो है एक सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, यानी सेल्स प्रेजेंट होंगे और हर ब्रांच के एंड पे एक सेल प्रेजेंट होगा एंड दैट सेल इज कॉल्ड द फ्लेम सेल. सो सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, जिसमें हम प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क देख सकते हैं जो कि अलोंग द बॉडी जो है वो स्प्रेड हुआ है. और यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल सेक्शन को इनलार्ज करते हैं तो हमें नज़र आता है जी कि बेसिकली जो प्रोटोनेफ्रीडियल है ये क्लोज ट्यूब्यूल हैं और आपको ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस भी दिखाई दे रही हैं और हर ब्रांच के एंड में आपको फ्लेम सेल दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. और साथ साथ आप देख सकते हैं कि फ्लेम सेल के साथ आप नीचे देखिए तो आपको ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं और लास्ट में आपको नेफ्रीडियोपोर दिखाई दे रहे हैं. These nephridiophore are actually present on the sides of the body. ठीक है. और अब हम इस फ्लेम सेल का अगर क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हम यहाँ पर एक फ्लेम सेल देख सकते हैं. फ्लेम सेल में डेफिनेटली हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और लोअर पार्ट पे हमें इसके सीलिया दिखाई दे रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे इन डायग्राम की मदद से एक बेसिक प्रिंसिपल समझने की कोशिश करें कि प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होगी. सो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास जो है प्रोटोनेफ्रीडियल स्ट्रक्चर है उसके सराउंडिंग में बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं और वी कैन कॉल इट एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है. जो कि आउटसाइड द सेल या हम टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं. तो यहाँ पर ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा इसमें बेसिकली वेस्ट मटेरियल भी होगा, साथ में इसमें सॉल्ट्स भी होंगे, वाटर भी होगा और भी बहुत सारे जो है वो आयंस होंगे. सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, एक्सक्रीशन कैसे होगी. अगर हम यहाँ पे लास्ट डायग्राम में एरोस देखें तो हम देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उससे बेसिकली जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट और वाटर जो हैं वो एंटर होंगे इनटू द स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ द फ्लेम सेल. ठीक है. और किस तरह से एंटर होंगे, बेसिकली जो सीलिया है वो कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है, उसकी जो बीटिंग है वो प्रोपेल करती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कि वो एंटर हो जाए इनटू द फ्लेम सेल. ठीक है. सो ये स्लिट लाइक ओपनिंग के जरिए जो है ये फ्लेम सेल में एंटर होगा और उसके बाद जो है ये जो फ्लूइड होगा जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं ये डाउनवर्ड मूव करेगा. यहाँ पर हमें कंडक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी दिखाई दे रही हैं जिनको हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं. तो इस जगह पे बेसिकली क्या होगा, इस जगह पे रीएब्जॉर्प्शन होगी.
होगी। सो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट है और वाटर है और जो जो भी प्लेनेरिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं चीज़ें, वो वहाँ पर इसको ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो दोबारा से सब चीज़ें जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली जाएंगी। एज देन द फ्लूइड जो है वो पासिस डाउन, तो ये एक्सक्रीटरी डक्ट में एंटर होगा और उसके बाद जो है ये नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। सो बेसिकली जो फ्रेश वाटर में प्लेनेरिया रहते हैं वो डायल्यूट यूरिन रिलीज करते हैं और उनका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया होगा। सो दिस इज अ सिंपल एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया. So each flame cell has a tuft of cilia whose beating propels the interstitial fluid into the tubular system. तो जैसे भी हमने डायग्राम में भी देखा कि हर फ्लेम सेल में हमें गुच्छा दिखाई देगा सीलिया का, जिसकी एक्चुअली जो बीटिंग होगी वो फोर्स करती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कि वो ट्यूबुलर सिस्टम में एंटर हो जाए. और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हम फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल ही क्यों कहते हैं. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. सो द एक्चुअली द बीटिंग ऑफ द सीलिया लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम. जैसे एक फ्लेम जो है वो फ्लिकर करता है यानी टिमटिमाता है, सेम लाइक दैट फ्लेम सेल्स में मौजूद जो सीलियाँ हैं उनकी बीटिंग भी हमें फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं. नेक्स्ट में है जी, ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इज ड्रेन इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट और जो कि बाहर की तरफ ओपन होगा थ्रू द सेवरल नेफ्रिडियोपोर एंड दीज नेफ्रिडियोपोर आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी. सो अब हम बात करते हैं जी फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स की, जो कि बहुत डायल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, यानी इनके यूरिन में जो है वो प्लेंटी ऑफ वाटर होगा अलॉन्ग विद द अमोनिया बिकॉज दे लिव इन द फ्रेश वाटर. और जहाँ तक बात है जी पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स की, सो पैरासाइट्स क्या होते हैं. पैरासाइट बेसिकली वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट को नुकसान पहुँचाते हैं. सो जो पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स होंगे वो एक्चुअली आइसोटोनिक होंगे टू द होस्ट एनवायरनमेंट और उनका मेन फंक्शन क्या होगा इन डिस्पोजिंग nitrogenous waste. So next अब हम स्टार्ट करते हैं जी excretion in earth form. सो अर्थवर्म बेसिकली टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स हैं और ये बिलोंग करते हैं जी फाइलम एनिलिडा से, यानी ये खुश्की पे रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं और इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है. ठीक है, और अब इनमें देखते हैं कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होगा. सो दे ऑल्सो हैव अ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम मेटानेफ्रीडियम कहेंगे. ठीक है, सो इनमें भी जैसे कि प्लेनेरिया में हमने देखा था कि ट्यूबुलर सिस्टम था, सो इसमें थोड़ा एडवांस जो है वो सिस्टम होगा जिसको मेटानेफ्रीडिया कहेंगे. मेटा का मतलब होगा आफ्टर. ठीक है, और अगर हम देखते हैं चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सो इसके हर सेगमेंट में हमें जो है पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया जो है वो दिखाई देंगे, यानी एक सेगमेंट के अंदर हमें दो जो है वो मेटानेफ्रीडिया जो है वो मिलेंगे. और अर्थवॉर्म की बॉडी में अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो तकरीबन इसमें 100 से 150 तक सेगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं. सो मेटानेफ्रीडिया के बारे में फर्दर पढ़ने से पहले हम यहाँ पर बेसिकली चार पार्ट्स देख लेते हैं जो कि मेटानेफ्रीडिया पे कंसिस्ट करते हैं. यानी मेटानेफ्रीडिया में ये चार पार्ट्स होते हैं. मेटानेफ्रीडिया का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट रीजन होता है, उसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम, जो बेसिकली एक इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग है. इसकी शेप फनल लाइक होती है. और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं मेटानेफ्रीडिया का जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है जी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है क्योंकि इस जगह पर जो है बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज होंगी और मेनली वाटर और सॉल्ट्स की जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होगी. उसके बाद जो लेफ्ट ओवर जो यूरिन होगा वो एंटर हो जाएगा इनटू द ब्लैडर, जहाँ पे ये कुछ देर के लिए स्टोर होगा और फिर ब्लैडर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये नेफ्रीडियोपोर के जरिए जो है ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा. और चूंकि अर्थवॉर्म जो है वो मेनली टेरेस्ट्रियल इनलैंड में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ज़्यादातर जो अर्थवॉर्म है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, सो इनका जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो यूरिया होगा.
जी, हम ये एक जनरल डायग्राम देख सकते हैं जी अर्थवॉर्म की एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें हम देख सकते हैं अर्थवॉर्म की सेगमेंटेड बॉडी और हर सेगमेंट के अंदर हमें 2 मेटानेफ्रीडिया जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यानी एक सेगमेंट के अंदर एक पेयर होगा मेटानेफ्रीडिया का। और हम देख सकते हैं जी, जैसे अभी हमने जिक्र किया था जी कि मेटानेफ्रीडिया के डिफरेंट पार्ट्स को, लाइक हमने जिक्र किया था नेफ्रोस्टोम को, जो कि एक सीलिएटेड फनल शेप ओपनिंग है, साथ में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं जिसके इर्द गिर्द जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज हैं। फिर हमें जो है ब्लैडर भी दिखाई दे रहा है और लास्ट में हमें जो इसका लास्ट पार्ट है मेटानेफ्रीडिया का, वो नेफ्रीडियोपोर है, जिसके थ्रू जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब हम डायग्राम को डिटेल में देखते हैं। हमें यहाँ पर 2 सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमने देखते हैं जी कि दोनों सेगमेंट जो हैं ये बोथ आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम, जिसको हम क्रॉस वॉल भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं जी सेगमेंट 2 से, जिसमें हमें मेटानेफ्रीडियम दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें मेटानेफ्रीडियम के अंदर नेफ्रोस्टोम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ब्लैडर और नेफ्रीडियोपोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे हम देख सकते हैं कि सेगमेंट नंबर 2 का जो नेफ्रोस्टोम है वो सेगमेंट नंबर 1 में मौजूद है, विच मीन्स के हर बाद में आने वाला जो सेगमेंट होगा उसका जो नेफ्रोस्टोम होगा वो बेसिकली पहले वाले सेगमेंट का वेस्ट जो है वो कलेक्ट करेगा। हम स्टार्ट करते हैं जी नेफ्रोस्टोम से, जो कि एक इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है फनल शेप्ड ओपनिंग है और इसके बाहर आपको सीलिया दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली नेफ्रोस्टोम जो है ये सिलोमिक फ्लूइड में इमर्स हुई है, उसमें ये सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सीलिया की जो बीटिंग होगी, सीलिया की बीटिंग से क्या होगा कि सिलोमिक फ्लूइड जो है ये नेफ्रोस्टोम के जरिए ये ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये ट्यूब्यूल्स में जो सिलोमिक फ्लूइड है ये मूव करता हुआ जाएगा। वंस इट एंटर्ड इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, तो जैसे हम डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज हैं और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल है वो रीअब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड सॉल्ट्स को, जो कि ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, और वाटर एंड सॉल्ट्स को भेज दिया जाएगा इनटू द ब्लड कैपिलरीज। बेसिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो मेटानेफ्रीडियम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, यानी यहाँ पर इसका सबसे मेन फंक्शन क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है जी कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली वो मेनली क्या करती हैं जी, वो रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो है एक डेंस नेटवर्क है जी कैपिलरीज का। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर रह जाएगा फ्लूइड रह जाएगा इन द ट्यूब्यूल, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूरिन, क्योंकि उसमें अब मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होगा और अर्थवॉर्म चूंकि मेनली लैंड में रहता है तो यहाँ पर इसका नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया कहलाएगा। उसके बाद जो है ये फ्लूइड जो है, जो यूरिन है, ये मूव करता हुआ जाएगा एक्सक्रीटेड डक्ट और उसके बाद जो है ये ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर में फॉर सम टाइम ये स्टोर रहेगा और उसके बाद ये एक्सटर्नल ओपनिंग और द नेफ्रीडियोपोर के जरिए जो है ये बॉडी से रिलीज हो जाएगा। बेसिकली मेटानेफ्रीडिया जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इसमें इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग होगी जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो कि बेसिकली इमर्स होती है, सबमर्ज होती है इन द सिरोमिक फ्लूइड। और ये जो बेसिकली मेटानेफ्रीडिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात की। इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होगा। और जैसे हमने जिक्र किया कि नेफ्रोस्टोम जो है बेसिकली वो कलेक्ट करती है जिस सिलोमिक फ्लूइड को, जिसके बाद जो सिलोमिक फ्लूइड है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और वहां पर रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग यूरिन होगा वो ब्लैडर और नेफ्रीडियोपोर के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज होगा। नेक्स्ट में देखते हैं जी कि as fluid moves along the tubule, epithelium reabsorb salts from the lumen. Lumen generally हम inside of anything या हम कह सकते हैं inside space को कहते हैं। Basically जो epithelium होगी of the tubule ये reabsorb करेगी जी salts को from the lumen और यहाँ से क्या होगा कि जो salts हैं और जो water है ये basically भेज दिया जाएगा to the blood vessels, उन blood vessels को जिन्होंने tubules को surround किया हुआ है। और लेफ्ट ओवर जो अपीयर होगा वो एज अ यूरिन होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेनली यूरिया होगा जिसको बॉडी के बाहर थ्रू द नेफ्रीडियोपोर जो है वो एक्सक्रीट किया जाएगा।
सो यहाँ पे बेसिकली हम एक कंपैरिजन टेबल देखते हैं जिसमें हम प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया जो है इसका कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में जो है वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले देखते हैं जी कि बोथ आर एक्चुअली द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, एंड बोथ आर प्रेजेंट मोस्टली प्रेजेंट इन द इन्वर्टिब्रेट्स एंड इन द लोअर ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रोटोनेफ्रीडिया से। तो जैसे हमने जिक्र किया जी कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये क्लोज टाइप ट्यूब्यूल्स हैं ये ज़्यादा प्रिमिटिव होती हैं, यानी ये सबसे पुरानी है अगर हम इनको मेटानेफ्रीडिया से कंपेयर करते हैं। जबकि जो मेटानेफ्रीडिया जो हैं ये ओपन टाइप हैं, फार एडवांस हैं। जैसे हमने देखा कि मेटानेफ्रीडिया में हमें 2 ओपनिंग्स दिखाई देंगी, जबकि प्रोटोनेफ्रीडिया में इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, इनमें सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं जी प्रोटोनेफ्रीडिया का। बेसिकली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। तो हमने देखा कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो हैं ये ब्लाइंड एंडेड हैं, क्लोज ट्यूब्यूल्स हैं और इनमें कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, बल्कि ये विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं। जबकि जब हम बात करते हैं मेटानेफ्रीडिया की तो इनमें इंटरनल सीलिएटेड फनल शेप ओपनिंग प्रेजेंट हैं जिनको हम नेफ्रोस्टोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटोनेफ्रीडिया में कि दीज हैव ओपनिंग ओनली टू एक्सटीरियर, यानी जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं उनमें सिर्फ बाहर की तरफ एक ओपनिंग है जिसको नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, जिसके ज़रिए जो यूरिन है वो बॉडी से रिलीज होता है। लेकिन इन कंट्रास्ट टू प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया में 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक होती है इंटरनल जिसको हमने नेफ्रोस्टोम का नाम दिया और दूसरी होगी एक्सटर्नल जिसको हमने नेफ्रीडियोपोर का नाम दिया। नेक्स्ट है जी जो प्रोटोनेफ्रीडिया है उनमें बेसिकली जो उनके ट्यूब्यूल्स हैं वो इनक्लोज होती हैं बाय द फ्लेम सेल्स एंड मेटानेफ्रीडिया में हमें फ्लेम सेल्स दिखाई नहीं देते। अब हम अगर इनकी एग्जांपल्स देखें कि प्रोटोनेफ्रीडिया में कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं, तो मेनली इसमें जो फाइलम आता है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस है जिसमें जो कॉमन एनिमल है वो प्लेनेरिया आ सकता है। जबकि जब हम बात करते हैं मेटानेफ्रीडिया की तो मेटानेफ्रीडिया में जो फाइलम एनिलिडा आ सकता है और उसमें जो कॉमन एनिमल है वो अर्थवर्म हो सकता है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। So cockroaches are the terrestrial invertebrate and they belong to phylum Arthropoda और basically ये class जो है वो insecta से belong करते हैं। So cockroach में हम देखते हैं जी उनमें जो excretory structure है वो भी tubular like होगा जिसको हम malpighial tubules कहते हैं। और जैसे हमें पता है कि cockroach जो है इसमें blood नहीं होता क्योंकि इसमें basically RBCs present नहीं होते, इसमें hemoglobin present नहीं होती। So cockroach का जो blood होता है उसको हम hemolymph कहते हैं और एक्चुअली द हीमोलिम्फ फ्लोज इन द साइनसेस। साइनसेस हम कहेंगे कैविटी को, उस स्पेस को जिसमें जो हीमोलिम्फ है वो फ्लो कर रहा है। सो अब हमने लोकेशन देखनी है कि वेयर आर द मेलपिजनल ट्यूब्यूल्स। सो मेलपिजनल ट्यूब्यूल्स जो हैं ये बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती हैं और ये बेसिकली दीज आर एक्चुअली सस्पेंडेड इन द हीमोलिम्फ एंड द हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन द साइनसेस, ठीक है जी। और मेलपिजनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, दीज मेलपिजनल ट्यूब्यूल्स एक्चुअली रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। सो हीमोलिम्फ में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको ये रिमूव करेंगी और थ्रू द एनस जो है ये बॉडी से इसको रिलीज कर देंगे। सो अब हम डायग्राम की डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं और हमें इस डायग्राम में मेलपिजनल ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही हैं विच आर एक्चुअली ग्रीन इन कलर। और बेसिकली क्या होगा कि मेलपिजनल ट्यूब्यूल्स जो हैं विच आर सस्पेंडेड इन द हीमोलिम्फ। सो बेसिकली क्या होगा, हीमोलिम्फ से जो है वो सॉल्ट्स, यूरिक एसिड और वाटर को जो है वो भेजा जाएगा इनटू द tubules lumen, ठीक है। सो epithelial layer of the tubules which actually receives the salts, uric acid and water and send it to the tubules lumen और वहाँ से जो है ये फ्लूइड जो है ये मूव करता हुआ जो है वो कॉकरोच के इंटेस्टाइन को क्रॉस करता हुआ जो है वो कॉकरोच के हाइंडगट में चला जाएगा विच इज़ द रेक्टम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में रखना है कि रेक्टम जो है ये कॉकरोच का वो वाला पार्ट होगा जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी। सो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स एंड द वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब इन द रेक्टम, ठीक है जी। सो वो रेक्टम से जो है सॉल्ट्स और
वाटर जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा से हीमोलिम्फ में चले जाएंगे। और जैसे जैसे जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये मूव करता हुआ जो है ये रेक्टम से क्रॉस करता हुआ एनस में जाएगा, सो इसमें बहुत सारा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका होगा इन द रेक्टम। सो बेसिकली जो कॉकरोच है वो अपना जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है वो एनस के जरिए एक्सक्रीट करता है। सो एनस में नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ जो हैं वो फीसल मेटल भी एक्सक्रीट होगा। सो हम कह सकते हैं कि वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड विद द फीसेस थ्रू द एनस। और बेसिकली जैसे हमें पता है कि कॉकरोच जो है वो यूरिक एसिड जो है इसको अपनी बॉडी से जो है वो रिलीज करता है। सो हम यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि कॉकरोच में बेसिकली स्पेशली इंसेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, सो इंसेक्ट्स किंगडम एनिमेलिया में वो वाहिद एनिमल की कैटेगरी में आते हैं जिनमें बेसिकली एक ही ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए फीसल मैटर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से रिलीज होता है। So the malpighial tubules are the only excretory structures in animal kingdom that are actually associated with the digestive tract। तो जैसा हमने देखा कॉकरोच में कि उसमें malpighial tubules जो थी वो इंटरकनेक्टेड थी विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये वाली प्रॉपर्टी हमें जस्ट जो है वो सिर्फ एनिमल्स में इंसेक्ट में नज़र आएगी, अदरवाइज तमाम बाकी एनिमल्स में जो है हमें ये प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती। सो हम कहते हैं जी epithelial lining of the tubule transport the solute including salts and nitrogen waste from the hemolymph into the tubule lumen। और नेक्स्ट में हम कह सकते हैं जी कि जो फ्लूइड है ये फिर मूव करता है और ये हाइंडगट में जाता है जहाँ पर ये रेक्टम में एंटर हो So basically rectum reabsorb most of the salts and water, so the nitrogenous wastes are excreted as solid excreta in the form of the uric acid crystal along with the feces। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि रेक्टम जो है वो कॉकरोच का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर मेनली रीअब्जॉर्प्शन होगी। और जैसे हमने अभी जिक्र किया था कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो एनस के थ्रू जो हैं अलॉन्ग विद द फीसर मैटर बॉडी से रिलीज होते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जनरली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो होंगे। सो हम कह सकते हैं जी दिस काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन एक्सक्रीशन इज द सक्सेस ऑफ दीज एनिमल ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वो वाले तमाम एनिमल्स जिनकी बॉडी में पानी कम रहता है वो आमतौर पे यूरिक एसिड जो है उसको अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज करने के लिए बहुत कम मिकदार में पानी चाहिए होता है। जैसे 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज करने के लिए 1 ml पानी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे हम टॉपिक को सम अप करते हैं और यहाँ पे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जी कि इंसेक्ट्स जो हैं आर द ओनली ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट अलॉन्ग विद द फीसेस। जबकि बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि उनमें ना ही एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और ना ही फंक्शन जो है आपस में इंटर रिलेटेड हैं या इंटरलिंक हैं। सो बोथ वर्क सेपरेटली। लेकिन हम जब इंसेक्ट्स को देखते हैं स्पेशली कॉकरोच को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉकरोच में जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिटिव सिस्टम और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द MCQs एंड थैंक यू सो मच।